गरीबी में पालने की खानदानी परंपरा पूरी करने के लिए मुझे कबाड़ चुनने के लिए एक छोटे से जिले में फेंक दिया गया था, जबकि मेरी बहन 10,000 घरों की मालकिन बनने के लिए बीजिंग में ही रुकी रही। बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाले दिन मैं अपनी साइकिल रिक्शा के आगे कबाड़ बेच रहा था कि तभी मेरे सामने एक मेबाक आकर रुकी। ये मेरे पिता थे जो 18 सालों से गायब थे। उन्होंने मुझे गंदे कपड़ों में देखा और घृणा से अपना सिर हिलाया। मैंने अपना पसीना पोंछा और उनसे पूछा, अंकल, मैं सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से लेता हूँ, क्या आप कुछ बेचना चाहते हैं? वो अपनी पहचान बताने ही वाले थे कि कबाड़ स्टेशन की आंटी मेरा एडमिशन लेटर लेकर बाहर भागी। कबाड़ चुनने वाला ये हमारे जिले का पहला ऐसा लड़का है जो आर्मी अफसर बनेगा। इसके पिता तो इसकी धूल के बराबर भी नहीं है। जैसे ही आंटी के ये शब्द गूंजे, मेरे पिता का चेहरा पल भर में हरा पीला पड़ गया और जून की तपती धूप सीधे उनके सिर पर आ लगी। जब मैं अपनी साइकिल रिक्शा मोड़कर कबाड़ स्टेशन के अंदर जाने लगा, तब तक मेरे पसीने से भीगी पीठ उस मेबाक को पीछे छोड़ चुकी थी। रिक्शा पर 200 पाउंड लगभग 100 किलो गत्ते बंधे हुए थे और मैं डगमगाते हुए अहाते में घुसा। झाओ यी, गो बैंग और झाओ फेंगिंग यानी मिसेस झाओ टीले वाले टीन के शेड से बाहर आई। उनके हाथ में एक पंखा था और उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। ली जडाई, थोड़ा रेस्ट कर ले और फिर चक्कर लगाना। अगर लू लग गई तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं आंटी, आज का रेट 52 पैसे है। मैंने रिक्शे से छलांग लगाई, गत्तों को जमीन पर खींचा। लोहे से बाहा पर कटी हुई जगह से कपड़ा फट चुका था। दर्द तो हो रहा था, इसलिए मुझे दूसरे हाथ से गत्ते खींचने पड़े। फिर मैंने वेंग स्केल कांटे पर नंबर देखा जो बढ़कर 213 कैटी लगभग 106 किलो हो गया था। मैं अपने फोन में हिसाब कर ही रहा था कि मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो किसी हैवी इंजन की धीमी आवाज थी जो थोड़ी देर में शांत हो गई। वो साउंड इस टूटी फूटी धूल भरी सड़क के माहौल से बिल्कुल अलग था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कबाड़ स्टेशन के गेट पर एक काले रंग की मेबाक खड़ी थी। कार इतनी चमक रही थी कि उसमें मुंह देखा जा सकता था। कार का दरवाजा खुला और चमचमाते लेदर शूज पहने एक जोड़ी पैर कीचड़ में टिक गए। जूते पहने उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ी पर फिर भी बाहर आ गया। डार्क ग्रे सूट, करीने से सवारे हुए सफेद काले बाल। पहली नजर में ही वो ऐसा बंदा लग रहा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी हाई एंड कॉर्पोरेट ऑफिसों में गुजारी हो। वो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे टीवी से निकलकर बाहर आ गया हो। इस कीचड़ भरी सड़क से उसका कोई लेना देना नहीं लग रहा था। वो मुझे घूर रहा था और मैं भी उसे देख रहा था। ऐसा इंसान कबाड़ स्टेशन पर, अजीब बात थी। मैंने अपना पसीना पोंछा और उसे आवाज दी, अंकल, गत्ता 50 पैसे किलो है, किताबें 60 पैसे। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का रेट अलग है, क्या आपके पास कुछ बेचने के लिए सामान है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना मुंह थोड़ा सा बनाया जैसे उसे किसी चीज से सख्त चिढ़ हो। उसकी नजर मेरे चेहरे से हटकर मेरे पूरे शरीर पर गई। मेरी धुली हुई सफेद फटी जैकेट जिसके स्लीव्स फटे हुए थे। फिर मेरी नजरों में उसके 15 रुपए वाले सस्ते कपड़े के जूते लिबरेशन शूज आए जिन पर सूखी मिट्टी लगी थी। उसने फिर से अपना सिर हिलाया। उसका वो जेस्चर बहुत हल्का था पर मुझे साफ दिख गया था। वो इनकार नहीं था बल्कि एक अजीब किस्म की निराशा थी। पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर काम नहीं है तो कबाड़ स्टेशन पर क्यों आया है? मैंने उसे इग्नोर किया और मुड़कर दोबारा कागज उठाने लगा। तभी उसने अपना मुंह खोला। आवाज बहुत तेज नहीं थी पर उसका उच्चारण बहुत साफ था। उसके मुंह से अजीब से अंदाज में 2 शब्द निकले। मेरा हाथ वही रुक गया। वो मेरा नाम जानता था। मैं मुड़ा और फिर से उसे देखा। ऊंची भौहें, गहरी आंखें और मुड़े हुए होंठ। ये चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर जैसी मैंने पुरानी फोटो में देखी थी। वो फोटो जो दराज के सबसे निचले हिस्से में दबी रहती थी और जिसे माँ मुझे कभी हाथ नहीं लगाने देती थी। कौन है आप? उसका गला जैसे जम सा गया था। वो मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाला था कि ली जेडाई इधर आ। मिसेस झाओ टीन के शेड से चिल्लाती हुई बाहर भागी। उनके हाथ में खाकी रंग का एक बड़ा सा एनवेलप था। उनका चेहरा खुशी से लाल था और उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी गली में सुनाई दे रही थी। आ गया, तेरा एडमिशन लेटर आ गया, नेशनल डिफेंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तुझे पता है? उन्होंने मेरी बाह पकड़ी और वो लिफाफा मेरे सामने रख दिया। उस खाकी लिफाफे पर मिलिट्री ग्रे और लाल रंग के अक्षर छपे हुए थे। जब मैंने उसे उठाया तो मेरी उंगलियों के बीच कागज का स्पर्श हुआ। मिसेस झाओ अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थी। वो मुड़ी और उस सूट वाले आदमी पर चिल्लाकर बोली, ये देखो, हमारे किंगक्वेन जिले का पहला लड़का जो नेशनल डिफेंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में मिलिट्री अफसर बनेगा। वो जितना बोल रही थी उतनी ही एक्साइटेड होती जा रही थी। इसका बाप तो इसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। 18
18 साल हो गए, आज तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। और अब जब बच्चा बड़ा हो गया तो मलाई खाने आ गया। सपने देखना बंद करे। कबाड़ स्टेशन के दरवाजे पर लगभग 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। उस आदमी का चेहरा नॉर्मल से पीला हरा पड़ने लगा। उसके होंठ फड़फड़ाए। मैं इसका बाप हूँ। मिसेस झाओ हैरान रह गई। मैं भी शौक में था, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए। मैंने नीचे अपने एडमिशन लेटर को देखा और फिर आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी भौहें, उसकी जॉलाइन, सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं रोज सुबह शीशे में देखता था। ओह, मैंने बस इतना ही कहा, सिर्फ एक शब्द। वो वही खड़ा रहा और ऑक्सीजन की कमी से तड़पती मछली की तरह बार बार मुंह खोलता बंद करता रहा। मैंने एडमिशन लेटर को मोड़ा और अपनी जैकेट की चेस्ट पॉकेट में ठूंस लिया। मैं मुड़ा, अपनी साइकिल रिक्शा पर चढ़ा और 2 बार पैडल मारा। रुको, ली ज़ेडाई, पापा को कुछ कहना है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने महंगे जूते कीचड़ में डाल दिए। अंकल, मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मुझे दोपहर 3 बजे साउथ स्ट्रीट पर माल डिलीवर करने जाना है। अगर आपको कोई काम हो तो आप मेरी माँ से बात कर सकते हैं। रिक्शा कीचड़ के गड्ढे से गुजरा और कीचड़ छिटक कर उसकी मेबाक के फ्रंट बम्पर पर जा गिरा। मेरे पीछे से मिसेस झाओ की आवाज आई, ली ज़ेडाई, वापस आ। पर बाकी शब्द हवा में उड़ गए। मैंने सड़क के मोड़ पर रिक्शा मोड़ा। मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था, गर्मी की वजह से नहीं। वो एडमिशन लेटर मेरी छाती से चिपका हुआ था और कागज का कोना मेरी स्किन को चुभ रहा था। 18 साल, उसके जूते 3000 रुपए के थे और मेरे पैरों के जूते 15 रुपए के। शेन युएनफेंग। मैंने मन ही मन इस नाम को फिर दोहराया। ये तब की बात है जब मैं 14 साल का था। घर का राशन कार्ड रजिस्टर ढूंढने के लिए मैंने दराज पलटी थी। तब मुझे एक पीले कागज पर ये नाम दिखा था। उस कागज पर लिखा था, पिता शेन युएनफेंग। उस वक्त मैंने उस कागज को चुपचाप मोड़कर वापस दराज में रख दिया था और फिर बाहर जाकर पूरे दोपहर कबाड़ इकट्ठा किया था। आज वो आए या ना आए, मुझे दोपहर 3 बजे साउथ स्ट्रीट पर डिलीवरी देनी ही थी। शाम को 5 बजे मैं साइकिल रिक्शा धकेलता हुआ घर पहुंचा। गली के नुक्कड़ पर मैंने देखा कि वो मेबाक अभी भी वही खड़ी थी। कार के पास ब्लैक पोलो टी शर्ट पहने एक ड्राइवर खड़ा था जो दरवाजे से टेक लगाकर सिगरेट पी रहा था। उसने मुझे आते देखा। उसने सिर हिलाया और आवाज दी, यंग मास्टर शेन। मुझे हंसी आने ही वाली थी। मैंने नीचे झुककर खुद को देखा और अपने बिखरे बालों को सही किया। नाखूनों के कोनों में लोहे के जंग के न मिटने वाले निशान थे। मुझे ये मत कहो, सीधा मेरा नाम लेकर बुलाओ। मैंने रिक्शा अहाते में खड़ा किया और चेन लॉक लगा दिया। मेरा घर गली के कोने पर 1980 के दशक की बनी एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग में था। किचन कॉरिडोर के एंड में था, जो बगल वाले अंकल ली के घर के साथ शेयर होता था। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पर बने पब्लिक बाथरूम में जाना पड़ता था। घर की दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था और अंदर की लाल ईंटें दिख रही थी। दरवाजे के फ्रेम के ऊपर एक दरार थी। हर बारिश के मौसम में वहाँ से पानी टपकता था। जब मैंने दरवाजा धकेला तो घर का माहौल बदला हुआ था। मेरी माँ झू सुलेन खाने की टेबल के पास बैठी थी। उनके हाथ में एक तौलिया था और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने आज कपड़े बदले हुए थे, वही पुरानी प्रिंटेड शर्ट जो हमेशा अलमारी के नीचे दबी रहती थी। सामने शेन युएनफेंग बैठा था। वो 3 टांगों वाली टूटी कुर्सी पर बैठा था। सामने रखी चाय की केतली से उसने एक घूंट तक नहीं पिया था। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो उन दोनों ने एक साथ आंखें उठाई। मेरी माँ की आवाज रोज के मुकाबले आधी भी नहीं निकल रही थी। मैं नल की तरफ गया और टोटी खोली। पानी पतली धार बनकर बह रहा था। शेन युएनफेंग ने अपना गला साफ किया। तुम्हारी माँ का बनाया खाना काफी नहीं होगा। मैंने ड्राइवर से कहकर काउंटी के बड़े रेस्टोरेंट से कुछ डिशेस मंगवाई है। तुम क्या खाना चाहोगे? जरूरत नहीं है। मैंने नल बंद किया और हाथ पोंछे। माँ का बनाया खाना बहुत है। टेबल पर चावल के 3 बाउल रखे थे, सोया सॉस फ्राइड राइस, खीरे का सलाद और टमाटर अंडे का सूप। अंडा फटा हुआ था क्योंकि घर में सिर्फ एक ही अंडा बचा था। मैं बैठ गया और कांटा चॉपस्टिक उठा ली। शेन युएनफेंग भी बैठा और टेबल पर रखे खाने को देखने लगा। उसने सिर हिलाया। घर में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ चॉपस्टिक्स के बाउल से टकराने की आवाज आ रही थी और आखिरकार उसने अपना मुंह खोला। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एडमिशन की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं खाना खाता रहा और कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये कॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ से निकलते ही तुम सीधे आर्मी अफसर बनोगे। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पर मिलिट्री स्कूल में कनेक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं। आर्मी में मेरे कुछ दोस्त हैं, तुम चाहो तो। जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। उसने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। मैं इतने सालों से इस बारे में सोच रहा हूँ। बेटे को गरीबी में पालना ये हमारे पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा नियम है। तुम्हारे दादाजी भी कभी इसी रास्ते से गुजरे थे और आज देखो तुम इतने काबिल और अमीर हो गए हो। इसका मतलब यही है कि ये तरीका बिल्कुल सही था। अगली बात, शेन युएनफेंग। मैंने सीधे उसका पूरा नाम पुकारा। वो
सन्न रह गया। तुम्हें मेरे गाँव का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स का पता चले? कमरे की हवा जैसे जम सी गई। मेरी माँ के चॉपस्टिक्स बाउल से टकराए। उसने आंखें उठाई। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था। मेरी माँ के पास आपका फोन नंबर नहीं था। माँ की उंगलियों की पकड़ चम्मच के बाउल के किनारे पर कस गई। शेन युएनफेंग की आंखों में एक अजीब सी झिझक तैरी। वो आधा इंच पीछे खिसका। अरे वह तुम्हारी आंट झाओ ने बताया था। आंट झाओ के पास भी आपका नंबर नहीं था। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। आंट झाओ ने बताया था कि उन्होंने 12 साल पहले आपको एक बार कॉल किया था। तब आपकी फीमेल सेक्रेटरी ने फोन उठाकर कहा था कि आप मीटिंग में हैं। उसके बाद वो नंबर बंद हो गया था। वो कुछ नहीं बोल पाया। मैं उसे ही घूरता रहा। रिजल्ट 25 जून को आया था। आज 12 जुलाई है। खबर सुनते ही आप तुरंत तो नहीं भागे चले आए ना? आपने पूरे 17 दिन वेट किया। उसके चम्मच में रखी चाय हिलने लगी। चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह जम गया। आपको मेरे मार्क्स कैसे पता चले? मैंने पूछा। उसका गला एक बार ऊपर नीचे हुआ। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसने आखिरकार सच उगल ही दिया। एजुकेशन ब्यूरो के एक अफसर से पता चला। प्रोविंस ने माना कि तुम्हारा रिजल्ट बेहतरीन है। तुम पूरे प्रोविंस में थर्ड आए हो। उस लिस्ट में तुम्हारी डिटेल्स और गार्जियन के तौर पर पिता की जानकारी भी थी। गोल्फ खेलते वक्त एक लीडर ने मुझसे कहा था, शेन साहब, आपके बेटे ने 697 मार्क्स स्कोर किए हैं। कमाल कर दिया। 697, पूरे प्रोविंस में थर्ड रैंक। उसे किसी और के मुंह से पता चला था। इसलिए नहीं कि उसे अपने बेटे की याद आ रही थी, बल्कि इसलिए कि उसे इस नंबर 697 फीट की चमक चाहिए थी। अगर मेरे 497 या 397 आए होते तो क्या वह अपनी मेबाक चलाकर इस कीचड़ भरी सड़क पर आता? खाना खत्म हुआ। मैंने अपना बाउल उठाया, अंडे के सूप की आखिरी घूंट पी और उठकर बाउल को सिंक में रख दिया। मेरी माँ खड़ी हुई। माँ, मैं बर्तन धो देता हूँ, आप आराम करो। मैंने नल घुमाया। ठंडा पानी बाउल के पैंदे से टकराया। पीछे से शेन युएनफेंग की आवाज आई, सुलेन, इस बच्चे का नेचर बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। माँ की आवाज थोड़ी शांत हुई। नल से एक बुलबुला निकला और छिटक कर मुझ पर आ गिरा। मैंने हाथ पोंछे और कमरे में वापस आ गया। शेन युएनफेंग अभी भी उसी टूटी कुर्सी पर बैठा था। मेरा एक सजेशन है। उसने मेरी तरफ देखा। कुछ दिनों के लिए बीजिंग चलो। ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग में अभी 1 महीने से ज्यादा का टाइम है। अपनी फैमिली से मिल लो। तुम्हारी बहन भी तुमसे मिलना चाहती है। बहन, वो बहन जो पैदा होते ही विला में रही, जो ब्रांडेड कपड़े पहनती है, और वो अपने उस भाई से मिलना चाहती है जिसकी बाह पर चोट का निशान है। मैंने माँ की तरफ देखा। उसने सिर झुका लिया था। हाथ में पकड़ा तौलिया रस्सी की तरह ऐंठ चुका था। ठीक है, मैंने कहा। शेन युएनफेंग ने राहत की सांस ली। पर एक शर्त है। मैंने उसकी तरफ देखा। बीजिंग की फ्लाइट से पहले मैं अपने हिसाब से बाहर जाऊंगा। उसका चेहरा सख्त हो गया। मैंने अपनी साइकिल रिक्शा बेचकर 23,000 युआन जोड़े हैं। अगर इसे बेचूं तो 2,000 और मिल जाएंगे। इतना काफी है। एक 18 साल का लड़का जिसने साइकिल रिक्शा के कबाड़ होने तक मेहनत करके 23,000 युआन जमा किए थे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। वो उसी रात चला गया। जब मेबाक की रेड टेलाइट्स गली से गायब हो गई तो मैं खिड़की के पास खड़ा रहा। पता नहीं कब आंट झाओ मेरे कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। ली, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम उस इंसान के साथ क्या करने वाले हो? मैंने पर्दा ऊपर खींचा। उसकी रिंग्स में जंग लगा था। बंद करने के लिए 2 बार जोर से खींचना पड़ा। आंट झाओ, मैं बीजिंग जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। आंट झाओ थोड़ी देर शांत रही। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक लाल लिफाफा, रेड एनवलोप निकाला और मेरे हाथ में ठूंस दिया। रास्ते में अच्छे से खाना पीना, पैसे बचाने की कोशिश मत करना। लिफाफा बहुत पतला था। उसमें लगभग 300 युआन रहे होंगे। इस महीने कबाड़ स्टेशन से उनकी कमाई सिर्फ 2,000 से 3,000 युआन ही हुई थी। मैंने मना नहीं किया। अगर मना करता तो वो बुरा मान जाती। काउंटी से बीजिंग तक पैसेंजर ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन मिलाकर 6 घंटे का सफर था। शेन युएनफेंग ने टिकट बुक करने को कहा था, पर मैं नहीं माना। वो ड्राइवर भेजना चाहता था। मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। आखिरकार थकहार कर उसने मुझे एक लोकेशन एड्रेस भेजा और साथ में एक मैसेज लिखा। बस स्टॉप पहुंचने के बाद मैंने उसके उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। हाई स्पीड ट्रेन की खिड़की के पास बैठे बैठे मैं बाहर देखता रहा। तभी फोन बजा। आंट झाओ की आवाज थी। ली जेडाई, आंटी को मैसेज भेजते रहना। बीजिंग में बहुत भीड़ और गाड़ियां हैं। ध्यान रखना। अपने पापा से झगड़ा मत करना, पर किसी को खुद पर हावी भी मत होने देना। सुना तुमने? जी आंट झाओ, सुन लिया। और फिर उन्होंने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की, जैसे किसी के सुन लेने का डर हो। तुम्हारी बहन के बारे में, जब तुम्हारे पापा उसे ले गए थे ना। खैर छोड़ो, मैं नहीं बोलती। वहाँ पहुँचकर खाना टाइम पर खा लेना। उन्होंने फोन काट दिया। ऐसा नहीं था
कि मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पर बात क्या थी? मैंने आंखें बंद कर ली और ज्यादा नहीं सोचा। शाम 4 बजे मैं स्टेशन से बाहर निकला। जुलाई की भयंकर गर्मी में बीजिंग किसी तपती भट्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक टैक्सी रोकी और एड्रेस बताया। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मुझे देखा, मुंह खोला, पर फिर कुछ नहीं बोला। टैक्सी 40 मिनट से ज्यादा चली। शहर का नजारा बदल रहा था। कमर्शियल एरिया से एम्बेसी एरिया और फिर पॉश रेसिडेंशियल विला जोन तक। गाड़ी एक काले इलेक्ट्रॉनिक गेट के सामने रुकी। गेट पर कोई नाम नहीं लिखा था। सामने अहाते में 3 गाड़ियां पार्क थी, एक मेबाक, एक पॉर्श केयन और एक पिंक कलर की मिनी कूपर। टैक्सी ड्राइवर मुड़ा और मुझे देखने लगा। बेटा, 47 रुपए हुए। मैंने फोन निकाला, स्कैन करके पेमेंट किया, अपना बैग पीठ पर टांगा और गेट पर जाकर गहरी सांस ली। मैंने डोरबेल दबाई। यूनिफॉर्म पहने एक आंटी मेड ने दरवाजा खोला। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। किससे मिलना है? शेन युएनफेंग। आप कौन? उनका बेटा। मेड के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, जैसे उसने कोई अनहोनी बात सुन ली हो। वो मुड़ी और मुझे अहाते से होते हुए लिविंग रूम में ले गई। लिविंग रूम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें हमारी पूरी बिल्डिंग समा जाए। फ्लोर पर लाइट ग्रे मार्बल बिछा था, छत से क्रिस्टल झूमर लटक रहा था और दीवार पर एक फैमिली फोटो टंगी थी। मैं पास गया और देखने लगा। फोटो में 4 लोग थे। शेन युएनफेंग, एक अजनबी अधेड़ औरत और एक 15 से 16 साल की लड़की जो व्हाइट फ्रॉक पहने प्यारी सी स्माइल दे रही थी। उस फोटो में न तो मैं था न मेरी माँ। मैंने नजरें हटा ली, तभी सीढ़ियों से आहट सुनाई दी। कोने से वही लड़की बाहर आई। फोटो के मुकाबले अब वो थोड़ी लंबी लग रही थी। उसके बाल कर्ल होकर कंधों पर गिर रहे थे। उसने सिल्क का नाइट सूट पहना था और गले में मोती का हार लटक रहा था। वो सीढ़ियों पर टेक लगाकर मुड़े हुए सिर से मुझे घूरने लगी। उसकी नजरें मेरे सिर से लेकर पैरों तक गई। मैंने टर्टलनेक और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। मैंने अपने जूते उतारे। उसके होठों का कोना सिकुड़ा। तो तुम शेनली हो? हेलो बहन। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपनी नाक सिकोड़ी। ये कैसी बदबू आ रही है तुमसे? पसीने की है या? वो अतिरंजित तरीके से नाक चढ़ा रही थी। लोहे जैसी बदबू आ रही है। मैंने अपना सिर झुकाया और अपनी आस्तीन सूंघी। 6 घंटे का ट्रेन का सफर करके आया था तो जाहिर है तरोताजा नहीं लग रहा था। शायद ये कबाड़ और गत्ते की गंध हो। मैंने सच बता दिया। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। उस मुस्कान में कोई अपनेपन का भाव नहीं था। पापा ने कहा था कि तुम होम टाउन में कबाड़ बीनते हो। बात एक ही है। मैंने बात साफ की। वो मुड़ी और ऊपर की तरफ चली गई। लकड़ी के फ्लोर पर उसके जूतों की आवाज गूंजी। गेस्ट रूम दूसरी मंजिल पर कॉरिडोर के कोने में है। जाकर पहले नहा लो। मुझे डर है कि तुम इस हालत में डाइनिंग टेबल पर न बैठ जाओ। मुझे तो कल इस कुर्सी को सैनिटाइजर से पोंछना पड़ेगा। वो चली गई। खिड़की से आती धूप की रोशनी मार्बल के फ्लोर पर पड़ रही थी। मैं वही खड़ा रहा। कपड़े का बैग मेरे कंधे पर लटक रहा था। ये शेन याओ थी, मेरी बहन, जो पैदा होने के बाद से इसी विला में पली बढ़ी थी। मैंने लिविंग रूम पर एक नजर डाली। सिर के ऊपर सेंट्रल एयर कंडीशनर चल रहा था। कोने में एक ग्रैंड पियानो रखा था जिसकी कवर पर धूल की हल्की परत जमी थी। वो पियानो मेरी 10 साल पुरानी साइकिल रिक्शा जितना ही ऊंचा था। मैंने अपना बैग नीचे रखा और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। जब मैंने दरवाजा धकेला तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत कमरे में आ गया हूँ। ये गेस्ट रूम मेरी और मेरी माँ के पूरे घर से भी बड़ा था। बाथरूम में बाथटब लगा था, सेपरेट शावर, टॉवल वार्मर और नल खोलते ही गर्म पानी बहने लगा। मैं शावर के नीचे खड़ा हो गया और सिर से बहते गर्म पानी को महसूस करने लगा। हमारे काउंटी में सर्दियों में पब्लिक बाथ जाना पड़ता था। 5 युआन प्रति व्यक्ति, 20 मिनट का टाइम। पर यहाँ पानी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट 40 डिग्री पर सेट था और बहाव भी एक्समान था। मैंने आंखें बंद कर ली और काफी देर खड़ा रहा। पानी का बहाव मेरी पीठ पर बने उस पुराने जख्म के निशान से टकरा रहा था। ये निशान 8 साल की उम्र का था जब मैं साइकिल रिक्शा से गिर गया था। उस वक्त जब मैं अस्पताल में भर्ती था, मेरी माँ ने शेन युएनफेंग को 6 बार कॉल किया था। चौथी बार में उसकी सेक्रेटरी ने रूखे अंदाज में कहा, मिस्टर शेन मीटिंग में है। 5वीं बार में फोन स्विच ऑफ मिला और छठी बार एक अनजान नंबर से कॉल आया। शेन युएनफेंग खुद नहीं था, किसी और ने कहा, मिस्टर शेन ने कहा है कि छोटी मोटी चोट बीमारी का इलाज वही लोकल अस्पताल में करवा ले। क्या हम वाकई इतने गरीब थे? उस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन की फीस 4800 युआन थी, जिसके लिए आंट झाओ को अपने सोने के झुमके तक बेचने पड़े थे। डिनर का अरेंजमेंट घर के ही डाइनिंग हॉल में था। वहाँ 12 लोगों के बैठने के लिए एक लंबी टेबल लगी थी, पर आज सिर्फ 7 लोग ही थे। शेन युएनफेंग और शेन याओ के अलावा वह एक 30-35 साल की औरत लिउ वनरू भी थी, शेन युएनफेंग की मौजूदा पत्नी। बाकी 3 रिश्तेदार थे। एक मोटा अधेड़ आदमी शेन युएनफेंग का छोटा भाई शेन युआनशन, उसकी पत्नी जो सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई थी और बैठते ही मुझे घूरने लगी थी, और एक सफेद बालों
बालों वाली बुजुर्ग महिला शेन युएनफेंग की माँ यानी मेरी दादी। दादी लंबी टेबल की मेन सीट पर बैठी थी। जब उन्होंने मुझे अंदर आते देखा तो उनकी नजरें 5 सेकंड के लिए मेरे चेहरे पर टिक गई। इधर आओ, उन्होंने कहा। जब मैं पास गया तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा छुआ। बिल्कुल अपने दादाजी के जवानी के दिनों जैसा दिखता है। शेन युएनफेंग ने हल्का सा खांसा। माँ, पहले खाना खा लेते हैं। खाना मेड ने बनाया था। टेबल पर 10 से ज्यादा डिशेस सजी थी। शेन युआनशन की पत्नी ने सबसे पहले बात शुरू की। उसकी नजरें मेरे हाथों पर टिकी थी। ली ज़ेडाई, तुम्हारे हाथों में कटने चलने के इतने निशान कैसे पड़े? मैंने खुद काम करके बनाए हैं। क्या काम करते थे? गत्ते उठाना, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान खोलना, मेटल अलग करना और 3 पहिए वाली रिक्शा चलाना। उसने भूरे रंग की हैट उठाई और मुड़कर शेन युआनशन को देखा। दोनों ने एक दूसरे को ऐसी नजर से देखा जैसे सब समझ गए हों। सामने बैठी शेन याओ चॉपस्टिक से बाउल के चावल कुरेद रही थी। भैया, वो अचानक बोली, तुम होम टाउन में किस स्कूल में पढ़ते थे? जियानी मिडिल स्कूल। अच्छा, वो तो एक पब्लिक स्कूल है ना? हाँ। ओह, उसने अपनी आवाज थोड़ी खींची। मैं बीजिंग के हाई स्कूल अफिलिएटेड टू पीकिंग यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ। वहाँ सारी क्लासेस इंग्लिश में होती है। वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे वेट कर रही हो कि मैं कोई हैरानी या जलन वाला एक्सप्रेशन दूंगा। मैंने अपनी प्लेट में एक रिब्स का पीस उठाया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। याओ याओ ने भी इस साल बोर्ड एग्जाम दिए हैं। लियू वनरू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हम यूके के कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। शेन युआनशन की पत्नी ने तुरंत तालियां बजाई। याओ याओ तो बचपन से ही होशियार है। वैसे फीस तो बहुत ज्यादा लगती होगी। सुना है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की फीस साल की 3,000,000 युआन से ज्यादा है। 3,80,000 युआन, शेन याओ ने प्राउड से कहा और इस नंबर को बोलते वक्त उसकी नजरों का कोना मेरी तरफ ही था। 3,80,000 युआन। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। मैंने 14 साल की उम्र में कबाड़ बीनना शुरू किया था और 4 साल में 23,000 युआन जोड़े थे। 3,80,000 युआन कमाने के लिए मुझे 60 साल से भी ज्यादा काम करना पड़ता। ली ज़ेडाई, आखिरकार शेन युआनशन ने पूछा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आए? डाइनिंग टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शेन युएनफेंग के चॉपस्टिक्स हवा में ही रुक गए। शायद वो मेरी मदद करने के लिए बीच में बोलना चाहता था। मैंने मुंह का खाना निगला और टिश्यू से होंठ पोंछे। 6, 9, 7 छन से चॉपस्टिक प्लेट पर गिरने की आवाज आई। शेन याओ के हाथ से चॉपस्टिक खुद ब खुद छूट कर गिर गई थी। कितने? शेन युआनशन की पत्नी को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। 697। साइंस स्ट्रीम में पूरे प्रोविंस में 3rd रैंक। टेबल पर 4 सेकंड तक भयंकर सन्नाटा छाया रहा। मुझे सेंट्रल एसी की सनसनाहट, दीवार पर टंगी घड़ी की सुई की टिक टिक और शेन याओ के थूक निगलने तक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दादी की उंगलियां रुद्राक्ष की माला पर जम गई। प्रोविंस में 3rd रैंक। शेन युआनशन ने वाइन्स का ग्लास नीचे रखा। चाइनीज 127, मैथ्स 148, इंग्लिश 141, साइंस 281। शेन याओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस तेजी से बदले। पहले अविश्वास, फिर कैलकुलेशन और आखिर में उसके होंठ कस गए। याओ याओ के कितने आए थे? शेन युआनशन की पत्नी ने एक बेवकूफाना सवाल पूछ डाला। टेबल पर किसी ने जवाब नहीं दिया, पर सबको पता था कि शेन याओ का स्कोर 521 था। वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाई थी। शेन याओ ने चॉपस्टिक्स प्लेट पर पटके कुर्सी पीछे धकेली और खड़ी हो गई। मेरा पेट भर गया। जब वो मुड़कर ऊपर जाने लगी तो लकड़ी के फ्लोर पर उसकी सैंडल की घिसटने की तीखी आवाज आई। रेस्टोरेंट में अब 6 लोग बचे थे और 5 जोड़ी आंखें मुझे ही घूर रही थी। दादी ने अपनी माला का मन का घुमाया और मुंह खोला। युएनफेंग, जीमा, गरीबी में बेटा पालने की डंगे मारते थे न तुम? देखो, उसने गरीबी में पलकर पूरे प्रोविंस में 3rd रैंक हासिल कर ली और तुमने करोड़ों फूंक दिए। तुम्हारी लाडली का क्या हुआ? शेन युएनफेंग ने हाथ में पकड़े ग्लास को कसकर भींच लिया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के नाखून सफेद पड़ गए। मैं खड़ा हुआ और कुर्सी पीछे धकेली। डिनर के लिए शुक्रिया। मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर चला गया। जब मैं फ्रंट यार्ड अहाते में पहुंचा तो शाम की हवा गुलमोहर के पत्तों के बीच से बह रही थी। तभी फोन बजा। आंट झाओ का मैसेज था। ली ज़ेडाई, पेट भरा तुम्हारा? मैंने 2 शब्दों में जवाब दिया, खा लिया। फिर थोड़ा सोचकर एक लाइन और जोड़ दी, आंट झाओ, यहाँ का खाना आपके बनाए फ्राइड सॉस के आगे कुछ भी नहीं है। तुरंत जवाब आया, हाँ हाँ हाँ। और फिर एक वॉइस मैसेज आया, वापस आओ, तुम्हारे लिए ढेर सारा गोश्त डालकर फ्राइड सॉस बनाऊंगी। मैंने लोहे की ग्रिल से टेक लगाई और फोन वापस पॉकेट में रख लिया। पीछे बने विला में वार्म येलो लाइट जल रही थी। दूसरी मंजिल की खिड़की का पर्दा ऊपर उठा हुआ था। वो शेन याओ का कमरा था। नीचे से शेन युआनशन का एक वॉइस मैसेज आया, भाई तुम्हारा बेटा कोई मामूली चीज नहीं है। मैंने उसे आगे नहीं सुना। मैंने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बीजिंग का आसमान था।
जहाँ कुछ ही तारे नजर आ रहे थे। मुझे काउंटी के कबाड़ स्टेशन की छत की याद आ गई, जहाँ रात में पूरी गैलेक्सी मिल्की वे साफ दिखाई देती थी। अगले दिन शेन युएनफेंग ने कहा कि वो मुझे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलाने ले जा रहा है। तुम्हारे लिए लोगों से जान पहचान बनाना अच्छा रहेगा। वो लिविंग रूम में खड़ा होकर लाइट ब्लू शर्ट पहन रहा था। मैं अभी भी अपने वही पुराने कपड़े पहने हुए था। उसने मुझे देखा, कुछ बोलने ही वाला था कि आखिरकार उसने वॉक इन क्लोसेट से एक व्हाइट पोलो शर्ट निकाली। इसे पहन लो। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसने पोलो शर्ट को वापस हैंगर पर टांग दिया। हम थर्ड रिंग रोड पर स्थित एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में पहुंचे। कमरे में 3 लोग पहले से मौजूद थे, 2 अधेड़ उम्र के आदमी और मेरी ही उम्र का एक लड़का जिसने गोल्ड रिम चश्मा और अरमानी का कैजुअल सूट पहना हुआ था। युएनफेंग, आओ बैठो। मेन सीट पर बैठा मोटा आदमी खड़ा हुआ। हाथ मिलाते वक्त उसने शेन युएनफेंग का कंधा थपथपाया। उसका नाम कियान शाओमिन था, जो सेमीकंडक्टर चिप्स के बिजनेस में था। उसके बगल में खड़ा लंबा आदमी उसका पार्टनर सन जिंगसोंग था, जो मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई चेन का काम देखता था। और सोने के चश्मे वाला लड़का कियान शाओमिन का बेटा कियान याइमिंग था। शेन युएनफेंग के चेहरे पर एक हल्की सी गर्व भरी चमक आई। ये मेरा बेटा है शेनली। इस साल इसका एडमिशन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में हुआ है। ओह, कियान शाओमिन ने टेबल से एक स्ट्रॉबेरी उठाई। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया। फिर वो अपने बेटे की तरफ मुड़ा जो फोन में बिजी था। याइमिंग सुन रहा है? कियान याइमिंग ने अपनी पलकें उठाई। कियान शाओमिन हंसते हुए बोला, यामिंग इस साल इंपीरियल कॉलेज लंदन जा रहा है कंप्यूटर साइंस पढ़ने। फीस तो बहुत महंगी है, पर ठीक है, बच्चे को जहाँ जाना हो जा सकता है। शेन युएनफेंग मुस्कुराया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात ही अलग है। कियान याइमिंग ने आखिरकार अपना फोन नीचे रखा। शेनली, सही कहा ना? अभी तो तुम्हारा मेजर तय नहीं हुआ होगा। मैं रेनमिन यूनिवर्सिटी हाई स्कूल से हूँ। इंफॉर्मेशन कंपटीशन में मेरी 11th रैंक आई थी। उसने अपना चश्मा ऊपर खिसकाया। वैसे तुम्हारे काउंटी में तो ऐसे कंपटीशंस होते नहीं होंगे। तुमने तो सीधा अप्लाई कर दिया होगा। किस सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया था? फिजिक्स। बगल में चुपचाप बैठे सन जिंगसोंग ने अचानक सिर उठाया। उसके हाथ में पकड़े चॉपस्टिक्स रुक गए। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। शेनली, किंग क्वान काउंटी? जी। पिछले साल नेशनल फिजिक्स कंपटीशन के फाइनल में चाइनीज स्टूडेंट्स की गोल्ड लिस्ट में किंग क्वान काउंटी नंबर एक हाई स्कूल का एक लड़का था। उसने अपना फोन निकाला और कुछ चेक किया। फिर उसने स्क्रीन हमारी तरफ घुमाई। स्क्रीन पर लिखा था गोल्ड मेडल शेनली, किंग क्वान काउंटी नंबर 1 हाई स्कूल। टेबल पर सन्नाटा छा गया। कियान शाओमिन की स्माइल चेहरे पर ही जम गई और कियान याइमिंग का हाथ हवा में रुक गया। सन जिंगसोंग फोन स्क्रॉल करता रहा। मुझे याद आया क्योंकि मैंने मैगजीन में पढ़ा था। तुमने इंटरव्यू में एक नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया था। उसने थोड़ा और स्क्रॉल किया। और क्या तुमने चाइनीज एकेडमी ऑफ फिजिक्स में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था? अ सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक कोलिशन मॉडल। शेन युएनफेंग के चॉपस्टिक्स मुंह और बाउल के बीच हवा में लटक गए। वो हिल तक नहीं पाया। हाँ, लिखा था, मैंने कहा। हमारी कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर ने वो आर्टिकल फॉरवर्ड किया था। सन जिंगसोंग ने फोन नीचे रखा और मुझे एक अलग ही नजर से देखने लगा। उन्होंने कहा था कि ये रिसर्च पेपर कई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के काम से भी ज्यादा सॉलिड है। फिर उसने पूछा, शेनली, क्या तुम्हारा आगे भी इस फील्ड में काम करने का इरादा है? ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जा रहा है। शेन युएनफेंग को आखिरकार अपनी आवाज वापस मिली, पर उसकी टोन अजीब थी। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। कियान याइमिंग ने अपना चश्मा खिसकाया, सिर झुका लिया और पूरे टाइम कुछ नहीं बोला। डिनर खत्म होने के बाद मैं और शेन युएनफेंग मेबाग की पिछली सीट पर बैठे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिजिक्स कंपटीशन, गोल्ड मेडल, रिसर्च पेपर, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? वो बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। उसे कैसे बताता? रिसर्च पेपर की डिटेल्स चेक करने के लिए आंट झाओ ने अपनी भांजी का वीचैट अकाउंट उधार लेकर मेरी मदद की थी। स्कूल की कंप्यूटर लैब कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों के लिए सिर्फ बुधवार को 2 घंटे खुलती थी और उसी दौरान मैंने वो पूरा ड्राफ्ट टाइप किया था। कार की पिछली सीट पर फिर से सन्नाटा छा गया। शेन युएनफेंग का हाथ उसके घुटने पर रखा था। उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई थी। खिड़की के शीशे में उसकी धुंधली परछाई दिख रही थी और उसके जबड़े की नसें खिंची हुई थी। वही खिंचाव जो दांत भींचने पर आता है। अब उसे सब पता चल चुका था। फिजिक्स का गोल्ड मेडल, पब्लिश हुआ रिसर्च पेपर, 697 मार्क्स। उसे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसे ये जरूर पता था कि शेन याओ ने इस साल यूके के स्कूल के लिए अप्लाई किया है। उसकी फीस कितनी है, उसे कितने पैसे देने हैं, उसे बाकी सब पता था, पर मेरे बारे में कुछ भी नहीं। मैंने खिड़की से टेक लगाकर आंखें
बंद कर ली। बीजिंग में चौथे दिन माहौल बदलने लगा। सुबह 10 बजे शेन याओ के कमरे से किसी चीज के जमीन पर गिरने और टूटने की आवाज आई। मैं लिविंग रूम में बैठकर फिजिक्स की किताब पढ़ रहा था जो जाने से पहले आंट झाओ ने मुझे दी थी। चीजें फेंकने की आवाज लगभग 5 मिनट तक आती रही। फिर शेन याओ की चीखने की आवाज 2 दरवाजों और पूरे कॉरिडोर को चीरती हुई बाहर आई। क्यों? वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी क्यों जा सकता है और मैं यूसीएल भी नहीं जा सकती? फिर लियू वनरू की शांत आवाज आई जो साफ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद शेन याओ का हमला और तेज हो गया। 4 साल की फीस 1.5 मिलियन 15 लाख थी और रिजल्ट क्या निकला? सिर्फ 521 मार्क्स। यहाँ तक कि सेकंड ईयर कॉलेज की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई। अब बताओ इसमें किसकी गलती है? दरवाजा झटके से खुला और शेन याओ बाहर भागी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। कॉरिडोर में खड़े मुझे देखकर वो वहीं रुक गई। उसकी छाती तेज सांसों से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से मेरी तरफ इशारा किया। उसके नेल पॉलिश का एक कोना उखड़ा हुआ था। अगर तुम यहाँ नहीं आते ना तो हमारे घर में सब कुछ ठीक रहता। मैं भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मैंने दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाते हुए एकदम शांत आवाज में कहा। तो तुम वापस दफा हो जाओ, वापस अपने उसी टूटे फूटे कबाड़ स्टेशन पर चले जाओ। ठीक है, मैं कल ही निकल जाऊंगा। वो सन्न रह गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस फिर से बिगड़ गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात मुझे चुभी तो सही, पर उसने कोई परवाह नहीं की। वो पागलों की तरह मेरे कमरे में घुसी और बेड साइड टेबल पर रखा खाकी रंग का एनवेलप झपट लिया। मेरा एडमिशन लेटर। शेन याओ, मेरी आवाज बदल गई। उसके हाथ में लिफाफा कांप रहा था। उसने कागज को कसकर भींच लिया था। ये तो बस एक रद्दी का टुकड़ा है। उसकी आवाज भी कांप रही थी। उसे नीचे रखो। तुम ही क्यों? तुम उस जैसी घटिया जगह में पले बढ़े, वैसे घटिया कपड़े पहनते हो, यहाँ तक कि तुम्हें ढंग का खाना तक नसीब नहीं हुआ, फिर भी तुम ही क्यों? उसकी उंगलियां एनवेलप के कोने को फाड़ने लगी। मैंने एक कदम बढ़ाया। मेरे हाथ उसकी सोच से भी तेज चले। मैंने उसकी कलाई दबोच ली। बहुत जोर से नहीं दबाया, पर उसके पास पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर कसी और मैंने एडमिशन लेटर उसके हाथ से छीन लिया। उसका एक कोना थोड़ा मुड़ गया था। उसने झटके से मेरा हाथ पीछे धकेला। आखिरकार वो आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठ गई। तुम्हें पता भी है कि मैं इतने सालों से किस दौर से गुजरी हूँ? वो अचानक हंस पड़ी। वो हंसी रोने से भी ज्यादा खौफनाक थी। पापा रोज मुझसे मेरे मार्क्स पूछते थे, मुझे जबरदस्ती पियानो बजाना सिखाते थे, फ्रेंच सीखने के लिए मजबूर करते थे, एग्जाम्स के लिए दबाते थे। वो कहते थे कि मैं शेन फैमिली की इकलौती वारिस हूँ, मुझे सबसे बेस्ट बनना होगा। उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं थक गई हूँ या नहीं। वो बस यही कहते रहे कि मुझे उन सारे रिसोर्सेज की कीमत चुकानी है जो मेरे भाई को कभी नहीं मिले। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं चुप रहा। मैंने अपने हाथ में पकड़ा एडमिशन लेटर देखा। कागज पर अभी भी उसकी उंगलियों की गर्माहट बाकी थी। मुझे पता है तुम उनसे नफरत करते हो। उसने अपनी नाक सिकोड़ी, पर मुझसे नफरत मत करो। मैंने ये सब खुद नहीं चुना था। वो खड़ी हुई, अपनी हैट और स्लीपर्स उतारे और बदहवास हालत में बाहर निकल गई। मैं वही खड़ा रहा। उसने जो कुछ कहा मैं अपने दिमाग में उसे रीप्ले कर रहा था। फिर मैं उसके कमरे के दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा पूरा बंद नहीं था। मैं उसे सांत्वना देने नहीं गया था, बल्कि इसलिए गया था क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मेरी नजर उसके बेड साइड टेबल पर पड़े आईपैड पर पड़ी थी। स्क्रीन अभी भी ऑन थी और उस पर वीचैट की चैट खुली हुई थी। मैंने लगभग 3 सेकंड हिचकिचाहट में गुजारे, फिर दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। शेन याओ बेड पर मुंह ढांपकर लेटी हुई थी। उसके कंधे कांप रहे थे। बेड साइड टेबल पर रखे आईपैड की स्क्रीन अब भी जल रही थी। मैंने चैट में नाम देखा, पापा। मैसेज बहुत लंबा था। मैंने एक सरसरी नजर दौड़ाई। वो 2 साल पुराना मैसेज था। शेन याओ, पापा, मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि भैया को किसी फिजिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेना है। वो पूछ रही थी कि क्या आप रजिस्ट्रेशन फीस दे सकते हैं? शेन युआनफेंग, कितने पैसे? शेन याओ, मम्मी ने कहा 800 युआन, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। उसके काउंटी वाले स्कूल का क्या लेवल होगा? आप मम्मी को बोल दो कि आप सपोर्ट नहीं करते। शेन युआनफेंग, ठीक है, तुम अपनी माँ को बोल दो। 3 साल पुराना मैसेज। शेन याओ, पापा। वहाँ से फिर फोन आया था। मम्मी कह रही थी कि भैया को कंप्यूटर चाहिए, क्या हम खरीद दे? शेन याओ, मैंने मम्मी से कह दिया कि लड़कों को कंप्यूटर की लत लग जाती है। अगर हम गरीब हैं तो उसे भी मुसीबत झेलनी सीखनी चाहिए। मम्मी मान गई। मैंने नहीं खरीदा। शेन युआनफेंग, ठीक है। 5 साल पुराना मैसेज। शेन याओ, पापा, भैया को कोई एक्स्ट्रा क्लास के पैसे चाहिए, 1200 युआन। आप मम्मी को ट्रांसफर कर दो, मैं उन्हें दे दूंगी। उस मैसेज के
नीचे पैसे ट्रांसफर करने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैंने तुरंत अपने पॉकेट से फोन निकाला, ब्लूटूथ ऑन किया और आईपैड की स्क्रीन के साथ स्क्रीनशॉट्स अपने फोन में ट्रांसफर कर लिए। फिर आईपैड को वापस बेड साइड टेबल पर रखा और कमरे से बाहर आ गया। जब मैंने दरवाजा बंद किया तो मेरी उंगलियां 2 सेकंड के लिए हैंडल पर रुकी रही। शेन याओ ने कहा था, मुझसे नफरत मत करो। मैंने ये सब खुद नहीं चुना था, पर उन चैट रिकॉर्ड्स का टाइम स्पेन पूरे 5 साल का था। इन 5 सालों में मेरी माँ ने जब भी पैसों के लिए फोन किया, उसने हर बार वो मदद बीच में ही काट दी। फिजिक्स कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन फीस आंट झाओ ने अपने पास से दी थी। कंप्यूटर स्कूल की कंपटीशन क्लास का पब्लिक कंप्यूटर था और मैं कभी किसी एक्स्ट्रा क्लास में नहीं गया। मैं अपने कमरे में वापस आया। मैंने वे स्क्रीनशॉट्स अपने फोन के एन्क्रिप्टेड पासवर्ड वाले एल्बम में सेव कर लिए। फिर फोन उठाकर आंट झाओ को कॉल लगाया। आंट झाओ, क्या हुआ लिज़ेडाई? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही पूछना था। उस वक्त आपके सोने के झुमके कितने में बिके थे? दूसरी तरफ थोड़ी देर सन्नाटा रहा। अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? 4800 में बिके थे, बिल्कुल तुम्हारे अस्पताल के खर्चे के बराबर। आंट झाओ, मैं वापस आकर आपके लिए नए झुमके खरीदूंगा। अरे रहने दे, मुझे क्या करना है उस चीज का? खरीदूंगा आंटी, मैंने बोल दिया ना। मैंने फोन काट दिया। 1.8 मीटर के बेड पर लेटलटे मैं छत को घूरता रहा। क्रिस्टल झूमर की लाइटें कांच के टूटे हुए टुकड़ों की तरह चमक रही थी। शेन युएनफेंग एक पार्टी होस्ट कर रहा था। उसने कहा तो ये था कि ये एक फैमिली डिनर है, पर उसने 30 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया था। पार्टी विला के गार्डन में रखी गई थी, जहाँ टेंट और बुफे टेबल सजाए गए थे। इनविटेशन कार्ड पर लिखा था, मेरा बेटा शेन ली नेशनल डिफेंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की खुशी में आप सभी का स्वागत है। जब मैंने ये इनविटेशन देखा तो मैं गार्डन में ही खड़ा होकर वर्कर्स की टेबल कुर्सियां लगाने में मदद कर रहा था। पार्टी शनिवार शाम 7 बजे तय हुई थी। शुक्रवार दोपहर को मैंने एक कॉल लगाया, आंट झाओ आप बीजिंग आ जाओ, मैं आपके लिए टिकट बुक कर देता हूँ। क्या? मैं बीजिंग क्यों आऊंगी? खाना खाने आ जाओ, कोई पार्टी दे रहा है। कौन दे रहा है? शेन युएनफेंग। 5 सेकंड का सन्नाटा रहा। वो मुझे पार्टी दे रहा है? नहीं, वो आपको नहीं, पर मैं आपको पार्टी दे रहा हूँ और बिल वो भरेगा। आंट झाओ के हंसने की आवाज फोन के स्पीकर से गूंज उठी। ठीक है, वैसे भी मैंने कभी हाई स्पीड ट्रेन में सफर नहीं किया। शनिवार शाम को आंट झाओ पहुंच गई। उन्होंने अपनी नई लाल प्रिंटेड शर्ट पहनी थी और बालों में क्लिप लगाई हुई थी। वो विला के गेट पर खड़ी होकर काफी देर तक ऊपर की तरफ देखती रही। बाप रे, लिज़ेडाई, ये मकान कितने का होगा रे? कुछ करोड़ों का होगा। करोड़ों का? उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर मेरी पीठ थपथपाई। करोड़ों के मकान में एक रद्दी का टुकड़ा तक नहीं दिखता। चल अंदर चल। शाम के 7 बज चुके थे। सारे मेहमान आ चुके थे। गार्डन की लाइटें जगमगा रही थी और गिलासों के टकराने की आवाजें आ रही थी। शेन युएनफेंग डार्क ब्लू सूट पहनकर छोटे से स्टेज के पास खड़ा था। उसने अपना गला साफ किया। प्यारे दोस्तों, प्यारे बुजुर्गों, उसकी आवाज स्पीकर में गूंजी, एकदम स्टेबल और सलीकेदार। आज मैंने आप सबको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। एक ऐसी बात जिसने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। वो कुछ पल के लिए रुका और भीड़ की तरफ देखा। मेरा बेटा शेन ली, इस साल वो साइंस स्ट्रीम में पूरे प्रोविंस में थर्ड आया है और उसका सिलेक्शन पीपल्स लिबरेशन आर्मीज नेशनल डिफेंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज में हुआ है। गार्डन में तालियों की गूंज उठने लगी। आप में से कई लोग शायद ये बात न जानते हो। उसकी आवाज थोड़ी धीमी और इमोशन हो गई। ली अपने होम टाउन में ही पला बढ़ा है। ये हमारे शेन परिवार की परंपरा रही है। बेटे को गरीबी में पालो, उसे मुसीबतें झेलने दो, उसे तप कर कुंदन बनने दो, ताकि उसे एहसास हो कि ये दुनिया कोई कांच का महल, ग्रीन हाउस नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और बात जारी रखी और आज नतीजे आपके सामने हैं। साबित हो गया कि मेरा तरीका बिल्कुल सही था। बेटे को गरीबी में रखना नफरत नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी मोहब्बत, डीपर लव का तरीका है। एक बार फिर जोरदार तालियां बज उठीं। कुछ लोग सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन करने लगे तो कुछ ने हवा में वाइन का ग्लास उठाया। कोने की एक टेबल पर आंट झाओ बैठी थी, जिनके हाथ में ऑरेंज जूस का ग्लास था। उनके हाथ की उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि उनके नाखून सफेद पड़ चुके थे। मैं अपनी जगह से उठा और सीधे शेन युएनफेंग के पास पहुंचा। पापा, मुझे माइक दीजिए। उसने मुझे देखा। 30 से ज्यादा मेहमानों के सामने मना करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो एक सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसने माइक मुझे थमा दिया। मैंने माइक थामा। मेरी हथेलियों में हल्का पसीना आ रहा था और माइक की मेटल बॉडी एकदम ठंडी लग रही थी। हेलो अंकल आंटी, मैं शेन ली हूँ। पूरे गार्डन में सन्नाटा छा गया। मेरे पापा ने अभी गरीबी में पालने को लेकर बहुत सी बातें कही।
नहीं। मैं उसमें कुछ डिटेल्स और जोड़ना चाहता हूँ। शेन युएनफेंग के चेहरे पर मुस्कान अब भी चिपकी हुई थी, पर उसके कंधे अकड़ गए थे। बोर्ड एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस 120 युआन थी और जमा करने की लास्ट डेट अगले दिन थी। मेरी माँ की सैलरी उस वक्त तक नहीं आई थी, तो जो आखिरी इंसान मेरी मदद के लिए आगे आया वो कबाड़ स्टेशन चलाने वाली आंट झाओ फेंगिंग थी। मैंने मुड़कर कोने की टेबल की तरफ इशारा किया, वो जो सामने बैठी है। उन्होंने मेरे लिए वे 120 युआन भरे थे। भीड़ में से लोग मुड़ मुड़कर कोने में बैठी आंट झाओ को देखने लगे। आंट झाओ ने अपने होंठ भींच लिए थे और उनकी आंखें नम हो चुकी थी। हाई स्कूल के तीसरे साल में सर्दियों के जो कपड़े मैंने पहने थे वे आंट झाओ ने डोनेशन के ढेर से ढूंढकर निकाले थे। मैंने उन्हें 3 बार धोया, प्रेस किया और संभाल कर अपने बेड के पास रखा। मैंने उनके सारे ब्रांड टैग्स काट दिए थे ताकि उन्हें पहनते वक्त मुझे नीचा न महसूस हो। गार्डन में सन्नाटा और गहरा हो गया। कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। बोर्ड एग्जाम वाले पूरे हफ्ते हर दोपहर मैंने सूखी ठंडी रोटियां और अचार खाकर गुजारा किया। ये किसी गरीबी के अनुशासन का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि स्कूल की कैंटीन का सबसे सस्ता खाना भी 5 युआन का था, जो मेरी माँ की पहुंच से बाहर था। शेन युएनफेंग के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसका मुंह लटक गया था। जब मैं 8 साल का था तो साइकिल रिक्शा से गिर गया था। मेरी बाह पर 7 टांके आए थे और अस्पताल का बिल 4800 युआन बना था। मेरी माँ ने मेरे पापा को 6 बार कॉल किया था, पर उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया। आखिर में किसी और के जरिए मैसेज आया, छोटी मोटी चोटों का इलाज वही लोकल अस्पताल में करवा लो। क्या तुम लोग इतने गरीब हो? मैं कुछ पल के लिए रुका। अस्पताल का वह बिल झाओ फेंगिंग यानी आंट झाओ ने अपने सोने के झुमके बेचकर भरा था। आंट झाओ की आंखों से आंसू छलक पड़े और टेबल पर जा गिरे। उन्होंने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंखें पोंछी और अपने होठों को इतनी जोर से दबाया कि वहाँ सफेद निशान पड़ गया। तो मैंने माइक को थोड़ा पास किया। ये तथाकथित गरीबी में पालना कोई गहरी मोहब्बत नहीं है। पिछले 18 सालों में इस इंसान ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी, कभी एक कॉल नहीं किया, कभी मिलने तक नहीं आया, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो वो किसी की ट्रेनिंग या संस्कारों की वजह से नहीं है। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, मैंने इस एपिसोड पर कोई भी लाइक या कमेंट का टारगेट नहीं रहा है, पर अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।